नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद मित्रों। मैं दीपक सिखवाल एक बार फिर से चाणक्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मित्रों, हम यहां पर करते हैं हिंदी की चर्चा और हिंदी में आज हम बात कर रहे हैं व्यंजन संधि के अगले नियमों के बारे में। पिछले वीडियो में हमने व्यंजन संधि की परिभाषा से शुरू किया था और उसके बाद व्यंजन संधि के 3 नियमों को हमने अच्छी तरह से पढ़ा था। आज हम इसी व्यंजन संधि के जो आगे के नियम हैं उन नियमों के विषय में हम पढ़ने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, यदि आपने चाणक्य क्लासेस के YouTube चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। और वीडियो शुरू से अंत तक देखें। पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और कोई समस्या हो आपकी विषय से जुड़ी हुई तो आप निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन में आप अपनी समस्या हम तक पहुंचा सकते हैं और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपकी हर समस्या को सुलझाएंगे जरूर। अब हम बात कर रहे हैं अपने अध्ययन के विषय में। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि व्यंजन संधि का जो भाग है वो भी चल रहा है। व्यंजन संधि का आज दूसरा भाग है और इस दूसरे भाग में हम व्यंजन संधि के चौथे नियम से हम शुरू करेंगे। हम बात कर रहे हैं व्यंजन संधि का नियम 4। और ये नियम क्या कहता है मित्रों? इस नियम के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि किसी भी स्वर के बाद, किसके बाद? किसी भी स्वर के बाद, आप लिखते रहिएगा साथ में, किसी भी स्वर के बाद यदि छ हो तो छ से पूर्व, छ से पूर्व च। ये जो च 2 अक्षरों के बीच में आता है इसको व्याकरण की भाषा में तुक कहा गया है। क्या कहा गया है? तुक। तो च का यानी तुक का आगमन हो जाता है। ठीक है, हम बात करते हैं मित्रों नियम के बारे में। तो देखिए, पहले क्या होना चाहिए? सबसे पहले होना चाहिए कोई भी स्वर। आप यहाँ पर सूत्र के रूप में इस चीज को नोट कर लीजिएगा ताकि अच्छी तरह से आपके समझ में आ जाए। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सूत्र की, तो सूत्र में सबसे पहले क्या होना चाहिए? कोई भी स्वर होना चाहिए। और स्वर के बाद क्या होना चाहिए? छ होना चाहिए। तो मित्रों, प्रथम पद में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, दूसरे पद में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन होगा तो बस इतना कि पहले और दूसरे पद, इन दोनों के जो बीच में हैं, इन दोनों के बीच में किसका आगमन हो जाएगा? च का आगमन हो जाएगा। और ये आधा च आगे वाले छ के साथ जुड़ करके लिखा जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। और इसी सूत्र से जुड़े हुए मैं आपको आगे जो उदाहरण है वो उदाहरण आपको दे रहा हूं। आप उदाहरणों पर ध्यान दें और उन्हें सॉल्व करने का पूरा प्रयास करें। और जो मैं आपको समाधान दूं उन पर भी एक बार वापस नजर जरूर डाल लें। मित्रों, हम बात करते हैं उदाहरणों की। तो जैसे मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिख दिया है उदाहरण आ प्लस छादन। आ प्लस छादन में आप देखोगे कि सबसे पहले स्वर कौन सा आया है? आ स्वर है, उसके बाद में क्या है? छादन है। तो मित्रों, सूत्र ये बनता है कि स्वर के बाद में छ हो तो छ से पहले और स्वर के बाद च का आगमन कर देना है। तो छ से पहले च आ जाएगा, आ यथावत रहेगा। छ से पहले आधे च का आगमन हो गया और बाद वाला शब्द जो जैसा है वो वैसा का वैसा आ गया। और इस प्रकार से शब्द क्या बन गया? आच्छादन शब्द बन गया। इसी प्रकार से हम बात करते हैं कुछ और उदाहरणों की। इसी तरह से आप उन उदाहरणों को बराबर सॉल्व करते रहिएगा। मैंने यहाँ पर शब्द एक और लिखा है इसी से मिलता जुलता, आ प्लस छादित। आ प्लस छादित। इसी प्रकार से और शब्द देखिए, वी प्लस छेद, वी प्लस छिन्न, अनु प्लस छेद। उसके बाद में शब्द क्या हो जाएगा? परि प्लस छेद, परि प्लस छद, परि प्लस छिन्न, वृक्ष प्लस
छाया, छत्र प्लस छाया, प्र प्लस छाया। तो ये कुछ इस प्रकार के उदाहरण आपके समक्ष रखे गए हैं। आप इन उदाहरणों को एक बार सॉल्व करने का प्रयास करें और उसके बाद में वो सही है या नहीं है, मैं जो अब उत्तर इनके लिखने जा रहा हूं उनसे आप एक बार जरूर मिलान कर लें, ताकि आप इस चीज का निश्चयीकरण कर सकें कि आपने जो सीखा है सही सीखा है, उसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। अब हम बात करते हैं आ प्लस छादित की। तो मित्रों क्या रूप हो जाएगा इसका आप जानते हैं, स्वर यथावत रहेगा, स्वर के बाद में छ का आगमन हो जाएगा और बाद में जो शब्द जैसा है वो शब्द वैसा का वैसा रहेगा। तो आ प्लस छादित का रूप क्या हो जाएगा, आच्छादित रूप हो जाएगा। क्या रूप हो जाएगा, आच्छादित। इसी प्रकार आप ध्यान दीजिए वी प्लस छेद का क्या हो जाएगा, तो इसका रूप हो जाएगा विच्छेद। इसी प्रकार वी प्लस छिन्न का क्या हो जाएगा, विच्छिन्न। अनु प्लस छेद का रूप क्या हो जाएगा, अनुच्छेद। इसी प्रकार हम बात करते हैं आगे, से हमने शब्द लिखा है परिच्छेद, परि प्लस छेद। तो आप जानते हैं कि परि के र में स्वर कौन सा आ गया, ई आ गया। तो स्वर ई आ गया अंत में और उसके बाद में छेद में क्या आ गया, छ। तो क्या हो जाएगा, ई के बाद में आधा च लग करके शब्द क्या हो जाएगा, परिच्छेद शब्द बन जाएगा। तो इसी प्रकार से इसका शब्द बनाना है आपको भी। परिच्छेद शब्द का अर्थ क्या हो जाता है, परिच्छेद शब्द का अर्थ हो जाता है भाग, अध्याय, खंड। इसी प्रकार हम बात करते हैं परि प्लस छद, तो इसका रूप क्या हो जाता है, परिच्छद। मिलते जुलते से शब्द है परिच्छेद और परिच्छद। और मैं आपको हर बार ये कहता रहता हूं कि एक अध्याय को आप केवल एक अध्याय के नजरिए से मत पढ़ा करो, उसको कई अन्य अध्यायों के साथ में आप जोड़ के पढ़ोगे तो जो आपका शिक्षण होगा वो एक परिपूर्ण शिक्षण होगा। हम बात करते हैं इन दोनों शब्दों के अर्थ की। तो परिच्छेद का मैंने आपको अर्थ बता दिया है, भाग, अध्याय, खंड, सर्ग। परिच्छद जो शब्द है इसके दो अर्थ होते हैं। पहला अर्थ होता है वृक्ष, परिच्छद शब्द का जो पहला अर्थ होता है वो हो जाता है वस्त्र। परिच्छद शब्द का पहला अर्थ क्या हो जाता है, वस्त्र। और दूसरा अर्थ क्या हो जाता है, होठ या ओष्ठ। तो ये परिच्छद शब्द के दो अर्थ हो जाते हैं। पहला अर्थ क्या हो जाता है, वृक्ष वस्त्र, यानी कि वस्त्र के पर्यायवाची शब्दों में भी जो परिच्छद शब्द है वो आता है और होठ के पर्यायवाची शब्दों में भी परिच्छद शब्द आता है। तो परिच्छद शब्द का एक अर्थ हो जाता है वस्त्र और दूसरा अर्थ हो जाता है ओष्ठ। इसी प्रकार से हम बात करते हैं परि प्लस छिन्न। तो परि प्लस छिन्न का अर्थ क्या हो जाता है, परिच्छिन्न। क्या हो जाता है, परिच्छिन्न। इसी तरह से वृक्ष प्लस छाया का रूप क्या हो जाएगा, वृक्ष छाया। क्या रूप हो जाएगा, वृक्ष छाया। और इसी प्रकार से छत्र प्लस छाया का रूप क्या हो जाएगा, छत्र छाया। छत्र वैसा का वैसा, छाया से पहले च का आगमन और बाद में छाया शब्द जैसा है वैसा का वैसा उसी रूप में आ जाएगा, शब्द क्या हो जाएगा, छत्र छाया। इसी प्रकार प्र प्लस छाया का रूप क्या हो जाएगा, प्रछाया। और इसी प्रकार फल प्लस छाया का रूप क्या हो जाएगा, फल छाया रूप हो जाएगा। तो इस प्रकार व्यंजन संधि का जो ये चौथा नियम है ये हमने पढ़ लिया है। और आशा करता हूं कि इस नियम के अंतर्गत जितने भी ये शब्द बने हैं निश्चित रूप से आप इन सारे शब्दों को सॉल्व कर पाए होंगे, नियम को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। मित्रों, ऑनलाइन क्लासेस में अक्सर विद्यार्थी के सामने एक समस्या आती है कि शिक्षक एक एक दो दो उदाहरण पढ़ा करके ही इतिश्री कर लेता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन क्लास में भी ऑफलाइन वाली फीलिंग दी जा रही है, आपको उसी तरीके से पढ़ाया जा रहा है। भरपूर मात्रा में हर नियम से जुड़े हुए आपको उदाहरण भी दिए जा रहे हैं, जिससे कि अच्छी तरह से आप इस नियम को अधिगमित कर सकें, आप पढ़ सकें, समझ सकें। अब हम बात करते हैं इसी व्यंजन संधि के अगले यानी पांचवें नियम के बारे में। तो पांचवा नियम क्या कहता है, तो अच्छी तरह से आप इस नियम को ध्यान रखें मित्रों। संधि अभी आप चल रही है व्यंजन संधि।
और व्यंजन संधि का जो ये हम भाग पढ़ने जा रहे हैं, ये भाग है नियम 5। नियम 5। और इस नियम के अंतर्गत हम क्या अध्ययन करेंगे, एक विशेष नियम आपको बताने जा रहा हूं। यहाँ पर सामान्यतः आपको उस नियम से जुड़े हुए उदाहरण भी कम मिलते हैं और उस नियम का विवरण भी आपको गिनी चुनी पुस्तकों में मिलता है, और जहाँ मिलता है वहाँ पर भी पर्याप्त मात्रा में उदाहरण आपको नहीं मिलते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं इस 5वें नियम के बारे में। अच्छी तरह से इस नियम को पढ़ें। तो नियम 5वां क्या कहता है कि त के बाद यदि श हो, त के बाद यदि श हो तो त का च तथा श का छ हो जाता है। श का क्या हो जाता है, श का छ हो जाता है, श का छ हो जाता है। यहां पर आप देखेंगे मित्रों, संधि के दोनों पक्षों में परिवर्तन होगा। कहाँ होगा, संधि के दोनों पक्षों में, यानी पहले पक्ष में भी, यानी प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है वो भी बदलेगा और दूसरे पद का जो प्रथम वर्ण है वो भी बदलेगा। और दोनों में ये परिवर्तन किस प्रकार से होगा, इस परिवर्तन को आप एक सूत्र के रूप में नोट कर लीजिएगा। नियम के अनुसार आप जानते हैं पहले क्या होना चाहिए, आप सूत्र लिखिएगा और सूत्र में लिखिएगा पहले क्या होना चाहिए, त होना चाहिए, और इस त के बाद क्या होना चाहिए, त के बाद श होना चाहिए। तो अब आप देखते हो कि त को किस में रूपांतरित करना है, त को च के रूप में रूपांतरित करना है, यानी कि त को च में बदलना है। और जो ये बाद में श है, इस श को किस में बदलना है, आप देखोगे इस श को आपको छ में बदलना है। श को किस में बदलना है, छ में बदलना है। तो इस प्रकार ये जो दोनों वर्ण हैं वो जुड़कर के किस रूप में आपके सामने आएंगे, ये दोनों वर्ण जुड़कर के इस प्रकार से आपके सामने आएंगे, जहाँ पर आप देखोगे त को हमने किस में बदला है, च में बदला है, और श को किस में बदला है, छ में बदला है, और दोनों जुड़कर छ के रूप में आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पर मैं एक उदाहरण लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर एक शब्द लिख दिया है शरत प्लस श्रीमत प्लस शरत चंद्र, श्रीमत प्लस शरत चंद्र। ये हमने यहाँ पर एक शब्द लिखा है। सबसे पहले हम इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं ताकि इस सूत्र को अप्लाई करना आप अच्छी तरह से सीख जाएं। देखो मित्रों, सूत्र क्या कहता है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, त हलंत होना चाहिए। आप श्रीमत में देखते हैं त क्या है, हलंत है, और त के बाद क्या होना चाहिए, श होना चाहिए। त के बाद में शरतचंद्र में प्रथम वर्ण क्या है, श है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको करना यह है कि सबसे पहले तो जो त है, इस त को आपको किस में बदलना है, आधे च में बदलना है, और उसके बाद में जो ये श है, इस श को आप किस में बदल दोगे, छ के रूप में बदल दोगे। और अब आप इस शब्द को पूरा जोड़ करके लिखोगे तो आप देखोगे यहाँ पर श्री म, यहाँ तक का तो भाग जैसा है वैसा का वैसा रहा, और उसके बाद में जो ये त है, इस त को आपने किस में बदल दिया, च में बदल दिया। आगे क्या बचा है, शरतचंद्र में जो स है, स को आपने किस में बदला है, स को छ में बदला है, तो ये छ आ जाएगा, और बचा हुआ जो भाग जैसा है वो भाग वैसा का वैसा साथ में आ जाएगा। और इस प्रकार श्रीमत प्लस शरतचंद्र का रूप क्या बनेगा, श्रीमत शरतचंद्र बनेगा। निश्चित रूप से ये शब्द ऐसा ही बनेगा, इसी रूप में बनेगा। और इसी तरह के कुछ और जो उदाहरण हैं वो उदाहरण मैं आपको आगे दे रहा हूँ। आप उन उदाहरणों को एक बार सॉल्व करने का अभ्यास ज़रूर करें, और कोई समस्या रह भी जाए तो मित्रों इसी वीडियो में मैं आपकी वो समस्या रहने नहीं दूंगा। निश्चित रूप से मैं आपकी उन समस्याओं का समाधान करूंगा। शब्द चाहे कैसे भी आड़े टेढ़े हो जाए, लेकिन कोई भी ऐसा शब्द नहीं होगा जो आपसे सॉल्व ना हो पाए। मैं सरल शब्दों से शुरू करता हूं। मैंने यहाँ पर शब्द लिख दिया है सत्य प्लस शास्त्र। शब्द क्या लिख दिया है, सत्य प्लस शास्त्र। तत् प्लस शत्रु, महत् प्लस शांति,
महत् प्लस शक्ति, तत् प्लस शुभ, उत प्लस श्वास। तो ये इस प्रकार के कुछ उदाहरण हैं जो आपके समक्ष रखे गए हैं। निश्चित रूप से आप ऐसे उदाहरणों को सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही शब्द होते हैं जो अक्सर आपको परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, संपूर्ण चाणक्य संस्थान आपके साथ हैं। और ये जो शब्द हैं, इन शब्दों का आपको सॉल्व करना है। तो मित्रों, जहाँ पर आप त देखते हैं, उस त को आप किस में बदलोगे? च में। जहाँ पर श है, श को आप किस में बदलोगे? छ में। यहाँ पर आप देखोगे कि श के साथ में कुछ मात्राएं लगी हुई है, वो मात्राएं यथावत रहेगी, उन मात्राओं में कोई आपको फेरबदल नहीं करना है। और इसी प्रकार सत्य प्लस शास्त्र का जब हम रूप बनाते हैं तो रूप क्या आ जाता है हमारे सामने? देखिएगा, सत्य में स वैसा का वैसा, त के बाद में श है तो त का च हो जाएगा और स का छ हो जाएगा, लेकिन स के साथ में यहाँ आ की मात्रा है, मात्रा यथावत रहेगी। अब जो बचा हुआ भाग है साथ में यथावत रख करके आप शब्द क्या बना दीजिएगा? सच्छास्त्र, इसका रूप बना दीजिएगा। इसी प्रकार तत् प्लस शत्रु से क्या हो जाएगा? तच्छत्रु। इसी प्रकार महत् प्लस शांति से क्या रूप हो जाएगा? महत् शांति। महत् प्लस शक्ति का रूप क्या हो जाएगा? महत् शक्ति। इसी प्रकार से एक शब्द तत् प्लस शुभ, तो इसका रूप क्या हो जाएगा? तच्छुभ। शु का छु हो जाएगा, यानी स का छ होकर उ की साथ में मात्रा जुड़ जाएगी। उत प्लस श्वास। अब आप यहाँ पर आप देखोगे कि श हलंत है, तो आपको क्या करना है? इस छ को भी हलंत कर देना है। तो शब्द क्या हो जाएगा? उच्छ्वास। क्या हो जाएगा शब्द? उच्छ्वास। तो इस प्रकार से जो ये ऐसे शब्द आते हैं, आप इन शब्दों को सॉल्व कीजिएगा। कुछ शब्द और भी हैं इसके जो मैं आपको और बताने जा रहा हूं। जैसे कि शब्द आ गया महत् प्लस शंकर, महत् प्लस श्रृंगार, वृहत् प्लस श्रृंखला, उत प्लस श्रृंखल। तो इस प्रकार के ये कुछ और उदाहरण आ जाते हैं। अब ऐसे शब्दों को आप सॉल्व कैसे करोगे? तो बिल्कुल नहीं घबराना है। यहाँ पर ये जो श्री लिखा हुआ है, इस श्री का मतलब ये इसमें दो वर्ण हैं, जिसमें एक तो क्या है? श, और दूसरा क्या है? री स्वर है। जब श आधा होता है तो आधा श हमेशा इसी प्रकार से लिखा जाता है। शब्द शुद्धि में आधे श को इसी प्रकार से लिखने की परंपरा है। इसीलिए जो हम अश्व ऐसे लिखते हैं, कई बार परीक्षाओं में इसको शुद्ध न मान करके और अश्व का जो ये रूप है वो सही मान लिया जाता है। इसी प्रकार एक शब्द विश्व है, तो कई बार आपने देखा होगा कि पुस्तकों में विश्व इस प्रकार से लिखा हुआ आता है। इसी प्रकार से एक शब्द जो है निश्चय, या शब्द है निश्चित, तो सामान्यतः हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन कई बार कुछ पुस्तकों में यही शब्द आपको इस प्रकार से लिखा हुआ मिल सकता है। और ये रूप इनके क्या है? शुद्ध मानक रूप हैं। ये जो रूप है आधे स वाला, ये रूप कई बार क्या माने जाते हैं? गलत भी माने जा सकते हैं शब्द शुद्धि में। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि आधे स को किस प्रकार से आपको लिखना है, इस चीज़ को आप साथ में ध्यान में रखें। और अब हम बात करते हैं आगे इन उदाहरणों को सॉल्व करने की। तो आप इनको सॉल्व किस प्रकार से करोगे? बहुत ही आसान है। हम इनको सॉल्व कर लेते हैं कि महत् प्लस शंकर, तो आप क्या करोगे? महत् के स्थान पर आप शब्द यहाँ रख लीजिए श्रीमत। श्रीमत प्लस शंकर, किताबों में ये शब्द कुछ इसी प्रकार से प्राप्त होता है। अब इस शब्द को जब आप जोड़ोगे तो शब्द क्या हो जाएगा? श्री म। यथावत त का रूपांतरण च के रूप में, स का रूपांतरण किस रूप में करोगे? छ के रूप में। ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, आप भी लगा दें, और शेष पद साथ में लगाकर आप शब्द क्या बना देंगे? श्रीमत शंकर। जो रूप बनेगा बिल्कुल सही बनेगा। इसी प्रकार महत् प्लस श्रृंगार का रूप क्या हो जाएगा? महत् श्रृंगार।
अब ये रूप कैसे बना, तो आप देखिए शब्द क्या है, आपके पास में श्री है और श्री से पहले क्या है, त है, तो आप त को किस में बदल दोगे, च में। श्री जो ये बचा है इसमें दो रूप हैं, श प्लस री, श प्लस री, तो श को आप किस में बदल दोगे, छ में, और साथ में किसकी मात्रा लगा दोगे, री की मात्रा। तो शब्द जब यहाँ पर आप त को छ में रूपांतरित करके जोड़ोगे तो त का च, स को आपने छ में बदल दिया, बाद में साथ में जो स्वर री है, री की क्या लगा दोगे, मात्रा लगा दोगे, तो ये रूप कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब यदि इसके ऊपर अनुस्वार यहाँ लगा हुआ है तो अनुस्वार आप यहाँ पर भी यथावत रखोगे, तो इस प्रकार शब्द क्या हो जाएगा, महत् श्रृंगार। इसी प्रकार श्रेय को श्रेय में रूपांतरित करते हुए वृहत प्लस श्रृंखला का रूप आप क्या बना लोगे, वृहत श्रृंखला। और उत प्लस श्रृंखल का रूप क्या हो जाएगा, उच्छृंखल। क्या रूप हो जाएगा, उच्छृंखल। तो इस प्रकार से ये रूप तैयार हैं। इन्हें जो हम संधि पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि, और इस व्यंजन संधि का हम जो नियम पढ़ रहे हैं पांचवा, इस पांचवें नियम का ही आगे के ये कुछ उदाहरण मैंने आपको दिए हैं। अब हम बात कर रहे हैं व्यंजन संधि के आगे के यानी छठे भाग के बारे में। तो क्या कहता है व्यंजन संधि का छठा भाग, आप इस नियम में देखोगे। अब हम शुरू करने जा रहे हैं व्यंजन संधि का छठा भाग, और इस भाग में आपको ये बताया जाएगा कि यदि स के बाद में, स के बाद यदि श या ट वर्ण हो तो स का क्या हो जाता है, श हो जाता है। स का क्या हो जाता है, श हो जाता है। तो इस प्रकार से कैसे होगा ये नियम, किस प्रकार से बनेगा इसका सूत्र, हम बात करते हैं सूत्र के बारे में। तो इसका सूत्र कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, आप भी लिख लीजिएगा, साथ साथ में लिखते रहिएगा, ताकि चीज़ें आपके लिए दुर्बोध ना रहे, सुगम हो जाए, सरल हो जाए। और जो चीज़ें, कुछ चीज़ें परिभाषाओं के द्वारा आपके समझ में नहीं आती है, वो सूत्र के एक छोटे से रूप में आपके समझ में आ जाए, यही हमारा प्रयास होता है, यही हमारा प्रयत्न होता है। आप सूत्र को साथ में लिख लीजिएगा। सूत्र इसका ये कहता है कि पहले क्या होना चाहिए, स होना चाहिए, और इस स के बाद में क्या क्या होना चाहिए, श या ट में से कोई वर्ण एक होना चाहिए, या तो श होगा या फिर ट होगा। तो ऐसी स्थिति में ये जो स है, इस स को आपको किस में बदलना है, श में बदलना है। दूसरे तरीके से जो ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, वो ये पूछा जा सकता है कि यदि तालव्य ध्वनि के बाद, अब आप समझ गए होंगे कि स किस प्रकार की ध्वनि है, स तालव्य ध्वनि है, और इस तालव्य ध्वनि के बाद यदि मूर्धन्य ध्वनि हो, किस प्रकार की ध्वनि हो, मूर्धन्य। आप समझ चुके होंगे कि श या ट किस प्रकार की ध्वनि है, मूर्धन्य ध्वनि है। तो जब तालव्य के बाद मूर्धन्य ध्वनि की संधि होती है तो तालव्य ध्वनि का रूपांतरण किस में हो जाता है, मूर्धन्य ध्वनि के रूप में हो जाता है। आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। इसके जो उदाहरण हैं वो उदाहरण किस प्रकार से बनेंगे, हम यहाँ पर अब इसके उदाहरणों के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे सबसे पहले हमें उदाहरण चाहिए स के बाद में श हो तो मित्रों स के बाद में श के जो उदाहरण बनेंगे, सामान्यतः ऐसे उदाहरण संस्कृत के होते हैं, लेकिन हिंदी में संस्कृत की बहुत सी बातें स्वीकार की गई है, यथावत रूप में ग्रहण की गई है। तो ऐसे कुछ शब्द यदि संस्कृत वाले आ जाते हैं तो मित्रों वो हिंदी व्याकरण में आते हैं। इसमें किसी प्रकार का हिंदी या संस्कृत का जो पार्थक्यीकरण जो हम करते हैं वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। हम यहाँ पर बात करते हैं स के बाद में श का उदाहरण आने की। तो मैंने यहाँ पर एक शब्द लिख दिया है त्रयस प्लस षष्ठी, चतुष प्लस षष्ठी। ये जो हमने शब्द लिखे हैं, आप इन शब्दों पर एक बार गौर कीजिएगा। यहाँ पर आप इन शब्दों में देखोगे कि त्रयस में पहले क्या है, स है, जो कि सूत्र में हमें बताया गया है, और स के बाद में क्या है, श है। तो ये स भी सूत्र में दिया हुआ है। अब हमें करना क्या है कि स प्लस श की संधि किस रूप में करनी है, श के रूप में करनी है, और ये इसी रूप में होगी, इसी रूप में हमें करनी है। क्या करना है, त्रयस में त्रय तो जैसा है वैसा का वैसा रहेगा,
स के बाद में श है, इसलिए स का रूपांतरण श के रूप में कर देना है और बाद वाला षष्ठी जो शब्द जैसा आया है उसको उसी रूप में रखना है। तो इस प्रकार से शब्द क्या हो जाएगा, त्रयस षष्ठी रूप हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जो ये श 3 बार आया है, तीनों बार में इसका उच्चारण निश्चित रूप से होगा त्रयष्ठी। तो इसी प्रकार से आप इसका उच्चारण करते कीजिएगा और इसी रूप में आप शब्द को लिखिएगा। मित्रों, जब आप शुद्ध बोलोगे तो आप शुद्ध लिखोगे, इसलिए आपके वाचन में शुद्धता ज़रूरी है, खासकर तब जब हम भाषा का अध्ययन करते हैं, क्योंकि भाषा वाचन का विषय है। और हमारे लेखन में भी एक्यूरेसी जो शुद्धि है वो तभी आ सकती है जब हमारे वाचन में शुद्धि होगी। तो चतुष प्लस षष्ठी का रूप अब आप समझ चुके होंगे, आप लिख सकते होंगे। शब्द क्या बन जाएगा इसका, चतुष जो स है दंत्य स, इसको आपको मूर्धन्य स में बदल देना है और बाद में जो षष्ठी शब्द जैसा आया है उसको उसी रूप में रख देना है। तो शब्द क्या हो जाएगा, चतुष्षष्ठी रूप बन जाएगा। अब हम बात करते हैं स के साथ ट के उदाहरण बनाने की। तो इसके उदाहरण किस प्रकार से बन जाएंगे, तो निश्चित रूप से इसके भी उदाहरण बन जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं स के साथ जो बाकी वर्णों के उदाहरण बनाने की, यानी स या ट वर्ग के उदाहरण बनाने की। तो उदाहरण इसका क्या बन जाएगा, धनुष प्लस टंकार, चतुष प्लस टीका, त्रयस प्लस टीका। कई बार कुछ किताबों में पुनस शब्द भी मिलता है। ध्यान रखना, पुनस जो शब्द है वो हिंदी के केवल विसर्ग वाला जो रूप है इसका पुनः है, यही रूप स्वीकार किया गया है। इसलिए इस प्रकार के उदाहरणों को व्यंजन संधि के अंतर्गत रखना हिंदी व्याकरण की प्रकृति के अनुसार उचित नहीं है। ये जो शब्द हैं वो केवल संस्कृत में ही इस प्रकार स्वीकार किए जाते हैं और हिंदी व्याकरण में इन शब्दों को विसर्ग संधि के अंतर्गत रखा गया है, जिनका अध्ययन हम आगे करने वाले हैं। फिलहाल आपके सामने उदाहरण लिखा हुआ है कि स के बाद में ट हो तो क्या होता है, और इसके यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण भी आपके लिए लिख रखे हैं। आप इन उदाहरणों को एक बार देखें। इन सभी में आप देखोगे पहले क्या है, स है, और इन सब के बाद में क्या है, ट है। तो आपको स को श में बदलना है, मूर्धन्य स में, और ट को यथावत रखना है और इस प्रकार से इनकी स्थिति बना देनी है। यानी कि स के बाद में जब ट जुड़ेगा तो जुड़ करके क्या हो जाएगा, स्ट हो जाएगा और ये इसी रूप में रहेगा। इसी रूप में आपको बनाना है। उदाहरण किस प्रकार से बनेंगे, जैसे शब्द आ गया धनुष प्लस टंकार, तो जोड़ करके आप शब्द क्या बनाएंगे, धनुष टंकार। क्या शब्द बना देंगे, धनुष टंकार। इसी प्रकार चतुष प्लस टीका का रूप क्या हो जाएगा, चतुष्टीका। त्रयस प्लस टीका का अर्थ क्या हो जाएगा, त्रयष्टीका। तो इस प्रकार से इस सूत्र के ये उदाहरण बन जाते हैं। इसी के साथ आज हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। आज की जो अपनी क्लास है वो यहीं तक रखते हैं। आगे आने वाली क्लासेस में इसी व्यंजन संधि के कुछ और आगे के जो नियम हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। मित्रों, व्यंजन संधि एक बहुत ही विस्तृत भाग है और इसके नियमों की संख्या लगभग 20 से ज़्यादा हो सकती है। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है मित्रों, कोई भी नियम व्यर्थ का नियम नहीं है। सारे नियम आपके लिए उपयोगी हैं। सारे नियमों का विस्तार से अध्ययन करें। आधी अधूरी पढ़ाई आपके परिणाम में बाधक बन सकती है। यदि आप अपने परिणाम में बाधा नहीं चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप इन सारे नियमों को ठीक से पढ़िएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि चाणक्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आप आने वाले अपडेट्स को प्राप्त करते रहें समय पर और सबसे पहले। और इसी प्रकार आपका और हमारा जो साथ है वो साथ बना रहे। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।